नमस्कार दोस्तों, सब खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपकी अपनी लक्ष्मी मेघवाल। तो हमने अब तक पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ रहे थे कि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, उस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है। ऊष्माशोषी जिसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है। उसके उदाहरण हमने देख लिए थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, इसमें ऊष्मा दी गई है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और CO2 गैस निकल गई, यानी बुझा हुआ चूना बना है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका नेक्स्ट उदाहरण हम पढ़ेंगे लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसमें जब ऊष्मा दी जाती है, तापन का मतलब है ऊष्मा देना। ठीक है, तो इसमें जब ऊष्मा दी जाती है तो किस उत्पाद क्या परिवर्तित होता है? लेड ऑक्साइड। क्या परिवर्तित होता है? लेड ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी कि लेड नाइट्रेट में क्या किया जाता है? ऊष्मा दी जाती है, यानी कि ऊष्मा देकर हम किस में चेंज कर रहे हैं? दो या दो से अधिक उत्पाद में चेंज हो रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये चित्र हम देख सकते हैं। इस तरह से एक परख नली को लिया हमने, ठीक है, उसमें लेड नाइट्रेट भर लिया। देखो इसमें चित्र में दिखाया गया है कि लेड नाइट्रेट क्या किया गया है? परख नली में रखा गया है। बर्नर के माध्यम से इसको क्या दिया गया है? तापन दिया गया है, यानी कि ऊष्मा दी गई है। तो जब ये ऊष्मा दी गई है इस लेड नाइट्रेट को, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? लेड ऑक्साइड में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? लेड ऑक्साइड में। तो ये प्रयोग चित्र बनाने को आ सकता है। क्या चित्र है? लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं या उसको तापन करते हैं या उसको ताप देते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमारी कौन सी गैस निकल रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो मैंने ये पहले भी बताया था कि जब भी किसी भी तत्व में कार्बोनेट आ रहा है मतलब उसमें कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। और यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, यानी कि कौन सी गैस निकलेगी या कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। मतलब जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये किस कलर का है? श्वेत कलर का। श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर, यानी कि उसका कलर थोड़ा फीका हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ही ऐसा होता है, यानी कि क्लोरीन में वियोजन हो रहा है, क्लोरीन में टूट रहा है सिल्वर क्लोराइड, तो इसलिए इसका क्या हो सकता है? इसका कलर परिवर्तित होता है। देखो इसका चित्र ये आप देख सकते हैं। ये देखो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। कौन सी धातु बनाता है? सिल्वर धातु। आप ये कलर को इसको देख सकते हैं प्रयोग के रूप में। सूर्य के प्रकाश में जो ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ये इसका प्रयोग है, यानी कि इसका एक चित्र है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया इस तरह से लिख सकते हैं अपन कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और क्या निकलेगा? Ag यानी कि सिल्वर प्लस क्लोराइड, यानी कि इस चीज़ से हमें क्या प्राप्त हो गई है? सिल्वर प्राप्त हो गई है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करता है। जिस तरह से सिल्वर क्लोराइड कर रहा है उसी प्रकार से कौन अभिक्रिया करता है? सिल्वर ब्रोमाइड भी अभिक्रिया करता है। देखो AgBr के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो क्या निकलता है? Ag यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन Br2। ठीक है, तो यानी कि ये है कि इस सभी अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की ऊर्जा का कारण ही वियोजन अभिक्रिया होती है? यह भी क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ये एक उत्पाद एक क्रियाकारक एक से अधिक उत्पादों में क्या हो गया है? टूट गया है, बट गया है, ही तभी तो इसको कौन से अभिक्रिया में रख सकते हैं अपन? वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है, ये एक क्रियाकारक है और एक क्रियाकारक टूटकर, सूर्य का प्रकाश भी तो ताप है, ऊर्जा है, तो ये टूटकर कितने? दो उत्पादों में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये समझ लो
कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है या अधिक क्रियाशील धातु है कम क्रियाशील को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो इस विस्थापन करने की प्रक्रिया को ही कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। तो यानी कि वह अभिकारक जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को क्या कर सकती है, विस्थापित कर देती है। इसकी वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है, आप देख सकते हैं इसके उदाहरणों की वीडियो जो शॉर्ट फॉर्म में है। इसको आप ट्रिक भी मान सकते हैं कि अधिक पावरफुल इंसान, हमारी ज़िंदगी में भी तो ऐसे ही होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कमज़ोर इंसान को क्या कर देता है, उस जगह से विस्थापित कर देता है। ये रियल लाइफ में भी होता है ऐसे उदाहरण। ठीक है, तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं। जैसे कि एक क्रियाकलाप है, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, कॉपर सल्फेट के विलय में नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। कारण यही है कि जो लोहे का कलर भूरा था, भूरा हो गया है। क्यों, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखो इस रिएक्शन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि आयरन है, आयरन की रिएक्शन किससे कराई गई है, कॉपर सल्फेट से। कौन से, कॉपर सल्फेट से। ठीक है, तो जब हम आयरन की रिएक्शन या अभिक्रिया किससे करवाएंगे, कॉपर सल्फेट से करवाएंगे, तो क्या होगा, आयरन अधिक क्रियाशील है। ठीक है, आयरन अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, कॉपर यानी कि कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखो रिएक्शन में इसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पर खुद आ गया, यानी क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। क्या बनाया, आयरन सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, यानी कि कॉपर क्या हो गया है, अलग चला गया है। तो यही अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, विस्थापित कर देती। इसी अभिक्रिया को क्या नाम देंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आया कि लोहा क्या था, अधिक क्रियाशील था और कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या था, कम क्रियाशील था। तो कॉपर को क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया या उस जगह से हटा दिया गया। ठीक है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण और भी है, जैसे जिंक है। अब जिंक क्या करेगा, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। जिसकी रिएक्शन किससे करवाई, कॉपर सल्फेट से, यानी कम क्रियाशील कॉपर से। तो जैसे ही जिंक अधिक क्रियाशील है वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। और कॉपर को विस्थापित करके यानी कॉपर हमें अलग से प्राप्त हो जाएगी, यानी कॉपर अलग हो जाएगी। जैसे सेम टू सेम ये दूसरा एक उदाहरण है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड और कॉपर क्लोराइड का क्या किया है हमने, रिएक्शन करवाई यानी कि अभिक्रिया करवाई है। तो लेड क्लोराइड बना। क्या बना, लेड क्लोराइड। और क्या निकल गया, क्या विस्थापित हो गया, कॉपर विस्थापित हो गया। क्या विस्थापित हुआ है, कॉपर विस्थापित हुआ है। ठीक है, तो आया समझ में कि जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक क्या है, लेड और जिंक तथा लेड, जिंक हो चाहे लेड हो, कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। यानी कि ये दोनों क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। वहाँ पर कैसे भी आ सकता है, मान लो तुम्हें ये रिएक्शन दे दी गई है और ये छुपाकर यहाँ एक्स लिख दिया गया, तो आपको बताना है कि इन दोनों ने रिएक्शन की है तो यहाँ पर क्या बना है, ये जो तत्व बना है ये क्या है, इसका नाम क्या है। तो एक्स करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अब पढ़ेंगे आगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का इस तरह से समझ सकते हैं हम, आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान मतलब ये है कि एक चीज़ तुम ले लो हमसे और एक चीज़ हम ले ले तुमसे। ठीक है, यानी कि उन्होंने तत्वों का क्या किया है, आदान प्रदान किया है। धातुओं को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम ये देखते हैं, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ये अवक्षेप, ये तो एक प्रक्रिया है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन किससे कराइए, बेरियम क्लोराइड से। किससे करवाइए, बेरियम क्लोराइड से। तो क्या होगा, जैसे ही आयनों का आदान प्रदान होगा, आयनों का मतलब ये
यानी कि सोडियम सल्फेट की क्रिया किससे करवाई है? बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ। बेरियम का स्थान किसने ले लिया? सोडियम ने। और सोडियम का स्थान किसने ले लिया? बेरियम ने। ठीक है, तो यानी कि आयनों का क्या हुआ है? इसमें आदान प्रदान हुआ है, या आयनों का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हो इसके अंदर कि जो बेरियम 2+ है, Ba2+ तथा SO4 2- की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यह क्या है? एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हुआ है, जो विलयन में ही रहता है। किस में रहता है? विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आया इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह से हम देख सकते हैं। ये एक डायग्राम है हमारे सामने। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण वही हुआ है कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण इसी द्विविस्थापन अभिक्रिया से होता है, क्योंकि आयनों का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। आयनों का क्या हुआ है? आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया पे। किस पे? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखो, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जुड़ती है वो होती है उपचयन। क्या होती है? उपचयन। और ऑक्सीजन निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। जिसे देखते हैं, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है तथा यह काला पदार्थ क्यों बना? कारण है, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। यानी कि कॉपर में किसका योग हो जाता है? या कॉपर किससे क्रिया कर लेती है? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करती है? ऑक्सीजन से। तुम्हें दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं, कॉपर वही तो है, तांबा। यानी कि जो तांबे के बर्तन होते हैं वो बाहर की ऑक्सीजन से, बाहर की नमी से, बाहर की वायु से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? कॉपर ऑक्साइड। तो यानी कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या कर लेती है? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। और ये कॉपर ऑक्साइड तो क्या है? काली परत है। क्या है? काली परत है। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए, यानी कि जैसे ये कॉपर ऑक्साइड बना है, इसके ऊपर कौन सी गैस प्रवाहित की जाएगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। नोट किया जाए। ठीक है, तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। यानी काली परत को कैसे चेंज किया जा सकता है? भूरे कलर में। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तो कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे करवा दी जाएगी? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसकी विपरीत रिएक्शन होती है। ये तो काली परत बनाता है और ये काली परत हटाता है, तो कौन सी विपरीत अभिक्रिया हो गई है? ठीक है, तो यानी कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाई जाए तो क्या प्राप्त होगा? कॉपर प्राप्त होगा। किसकी मात्रा निकल जाएगी? जल की मात्रा निकल जाएगी। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तो यही बोल रही हूँ ना मैं कि किसी भी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी ऑक्सीजन आकर जुड़ गई है, मिल गई है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब निकलना, ह्रास का मतलब निकलना, यानी कि ऑक्सीजन क्या गई है? निकल गई है, उत्सर्जित हो गई है, बाहर निकल गई है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उपचयन है, ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन है। ठीक है, इस तरह से ये वाला जार है। देखते हैं हम इसमें कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन, तो वही है कि कॉपर का चूर्ण, यानी कि कॉपर के चूर्ण को जैसे ही गर्म किया,
ठीक है। तो ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन की, जैसे रिएक्शन करी क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कौन सी अभिक्रिया, कौन सी रिएक्शन देखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स का मतलब ये समझो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है और जिसमें अपचयन भी हो रहा है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और जिसमें ऑक्सीजन निकल भी रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उपचयन और अपचयन दोनों होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप इसमें देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे की गई है, हाइड्रोजन से की गई है। तो कॉपर बना है और जल निकला है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर देखो, ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन क्या हो गई है, निकल गई है। ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन क्या हो गई है, निकल गई है। तो ऑक्सीजन का निकलना ही तो अपचयन होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पर आकर ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे क्या उदाहरण है, जिंक ऑक्साइड। क्या ये, जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किससे कराई है, कार्बन से। किससे हुई है, कार्बन से। तो कार्बन से जब रिएक्शन हुई है तो जिंक बना है और क्या बना है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या बना है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी कि एक जगह पे ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन निकली है और एक ऑक्सीजन जुड़ी है। ठीक है, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे कराइए, HCl से करवाइए। किससे करवाइए, HCl से करवाइए। ठीक है, तो क्या बना है, Mn के साथ क्या जुड़ा है, क्लोराइड, यानी कि मैग्नीज क्लोराइड बना है। ठीक है, और क्या निकला है, जल की मात्रा, और कौन सी गैस निकल गई है, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बन उपचयित होकर क्या बना रहा है, कार्बन ने क्या बनाई है, उपचयित होकर कॉपर ऑक्साइड बना है और जिंक ऑक्साइड बना है, यानी कॉपर मोनो ऑक्साइड बना है और जिंक ऑक्साइड उपचयित होकर जिंक बनाता है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि HCl में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ठीक है, अपचयित हुआ है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन में की वृद्धि या हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास। क्या हो जाता है, ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन में तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। तो ऐसी अभिक्रिया तो होगी उपचयन अभिक्रिया। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी कि उपचयन में सिर्फ, अपचयन का क्या है, उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया एक साथ जब हो रही है तो उसको हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। हो गया याद, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। संक्षारण क्या है, संक्षारण ये हम अपनी डेली जीवन में देखते हैं। संक्षारण रोज आसपास तो देखते ही हैं और सभी ने देखा भी होगा। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। हमें पता है कोई भी चीज़ हम नई लेके आते हैं, जाहिर सी बात है कि वो क्या होती है, चमकीली होती है। ठीक है, शुरुआत में कोई भी धातु ही होती है, धातु का गुण भी तो यही है, चमकीला होना। ठीक है, जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, कि धातु क्या होती है, चमकीली होती है, उनका गुण क्या पाया जाता है, चमकीला होना। लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर क्या हो जाती है, ललिमा। उस समय ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि उसको खुला छोड़ दिया गया, पेंट नहीं किया गया है, उसको खुला छोड़ दिया गया है, तब उसमें क्या हो जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कौन से रंग की परत चढ़ती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये तो आम भाषा में सभी कहते हैं कि लोहे पर क्या लग गया है, जंग लग गया है, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, बाहर की आर्द्रता से, बाहर की ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया है। ठीक है, उसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे अपन, भूरे रंग की परत चढ़ना, यानी कि संक्षारण होना। क्या कहेंगे, संक्षारण होना। कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग का ध्यान दिया है, हाँ सबने दिया है, क्योंकि जब हम चांदी की कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं, कोई भी आभूषण खरीद के लाते हैं
तो वो क्या रहता है, शुरुआत में चमकीला रहता है, ठीक है। चमकीला पर धीरे धीरे जैसे उसका हम उपयोग करते हैं तो हमें नज़र आती कि चांदी की परत क्या हो जाती है, काली हो जाती है। यानी कि चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है, कालापन आ जाता है, काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। सेम टू सेम हम कुछ तांबे के बर्तन भी लेके आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी धीरे धीरे क्या होता है, तांबे की परत में हरी परत चढ़ जाती है। देखो कौन सी परत चढ़ जाती है, हरी परत चढ़ जाती है। देखते हैं हम जब जैसे डेली हम यूज लेंगे तांबे के बर्तनों को तो हम देखते हैं कि उस पर कौन सी परत चढ़ जाती है, हरी परत चढ़ जाती है। तो यही क्या कहलाता है, संक्षारण। क्या कहलाएंगे, संक्षारण। क्या कहलाएगा, संक्षारण। क्योंकि क्या है, कोई भी धातु के ऊपर एक अदर परत यानी कि कोई अन्य परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण। इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, संक्षारण। तो याद रखना क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तभी संक्षारित होती है, ठीक है। आसपास की आर्द्रता के संपर्क में, आसपास के अम्ल के संपर्क में या फिर आसपास के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित। क्या हो जाती है, संक्षारित। तो यही प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। क्या कहलाती है, संक्षारण, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे संक्षारण के कारण कार के ढांचे होते हैं, कार के पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेष लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे से बनी हुई चीज़ों की क्षति होगी क्योंकि उसका क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे का बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, ठीक है। क्योंकि अधिक पैसा खर्च होगा, क्यों, क्योंकि बार बार उसको पेंट करना पड़ेगा, तेल लगाना पड़ेगा, ग्रीस लगाना पड़ेगा या धातु को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे, इससे अच्छा हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें पता है, ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें भी दे रखा है, अध्याय 3 में पढ़ेंगे। पर आगे के तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो संक्षारण है, संक्षारण से बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होते हैं। धातुओं को मिलाकर भी हम नई धातु बनाते हैं, फिर उसका उपयोग लेते हैं ताकि हमें क्या हो सके, जंग से बचा जा सके। ये जंग लगना बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी धातुओं को क्या कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम रोज डेली देखते हैं। मान लो हम बच्चे के लिए चिप्स लेके आए, ठीक है, क्या लाए, चिप्स लेके आए। अब जिस दिन लेके आए उस दिन तो वो ठीक ठाक है, एकदम कड़क कुरकुरे, ठीक है, टेस्ट में भी अच्छे। पर कुछ दिन बाद यानी कि उसको आप रख दो 3-4 दिन तक, कहाँ रख दो, बाहर खुली हवा में रख दो, यानी कि बाहर के वातावरण में रख दो। तो उसके बाद जब उनको खाओगे, यानी कि उसको जब खाया जाता है तो उसके टेस्ट में भी परिवर्तन आता है और उसके कुरकुरेपन में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। यानी कि हम अपने आम भाषा में उसको कह देते हैं, मम्मी बोल देती है क्या हो गया है, किस पे तो तेल चढ़ गया है, ऐसा कुछ बोलती है मम्मी कि तेल चढ़ गया है, मतलब ये चीज़ क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो हमारी साइंस की भाषा में उसे क्या बोला जाएगा, विकृत गंधिता। क्या बोला जाएगा, विकृत गंधिता। यानी कि देखा जाए वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाती है, होती है, नहीं होती है, लंबे समय तक उसको जब रख दिया जाता है। यानी कारण क्या है, कारण ये है कि उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं तथा उसके स्वाद में भी गंध बदल जाते हैं, ठीक है। प्राय तेलीय अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्री उपचयन होने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक में लाए जाते हैं, ठीक है। जब इनको लंबे समय तक रखा जाता है, तेल वाले खाद्य पदार्थ को उपचय यानी कि ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन से क्रिया करने से बचाया जा सके, ठीक है। तो इनको वायुरोधी बर्तन में क्या करा जाता है, रखा जाता है, जहाँ पर वायु प्रवेश नहीं कर सके, नमी प्रवेश नहीं कर सके, ठीक है। ये उपचयित ना हो यानी कि ऑक्सीकारक ना हो, ठीक है। उपचयन की गति धीमी हो जाती है, क्या, ठीक है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। क्या क्या हटा दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्शन करके उस खाद्य पदार्थ को खराब कर देगी, उसके गंध में परिवर्तित कर देगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को हटा देंगे तो कौन सी गैस उसमें यूज ली जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, अब याद रखना, 5 रुपए के कुरकुरे ला रहे हैं जिसमें जो हवा भरी हुई है ना, उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। याद रहेगा, क्या नाम रहेगा उसका, नाइट्रोजन। जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। यानी कि ये समझो कि नाइट्रोजन जो गैस है ये क्या होती है, कम सक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस होती है, कम सक्रिय गैस, यानी कि ये
हमारे चिप्स या हमारे कुरकुरे या पैकेट्स के कोई भी सामान से क्रिया नहीं करती है। नहीं करेगी तो लंबे समय तक क्या कर सकती है, उसको सुरक्षित कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आगे हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर के अंदर बीच बीच में प्रश्न दिए हुए हैं ना, इनको कंप्लीट करेंगे, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आज इस वीडियो में इसलिए कहा है क्योंकि हम उन लोगों का भला कर सकते हैं, उन बच्चों का भला कर सकते हैं जो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं खुद से, या उनके पास कोई सामग्री नहीं होती है, तो वो बच्चा कम से कम ये वीडियो देखकर अपने क्वेश्चंस तो कर पाएगा या समझ पाएगा। ठीक है, तो हम उसको शेयर करने का मतलब ये है कि उस बच्चे की हम क्या कर रहे हैं, मदद ही कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ।